हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माय स्टडी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन को लगाने जा रहा हूं और जैसा कि पहले वीडियो को आपने देखा होगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जैसे जैसे भी वीडियो लाऊंगा वो आपको जो है कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं बहुत ही डेवलप करने का काम करेगा। जी हाँ, मैं आज जो है इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाला हूं। इसका मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया हूं और आगे मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका जो है टाइम का ज़्यादा बर्बादी ना हो, क्योंकि आपका एग्जाम भी चल रहा है। तो इस आधार पर मैं छोटा छोटा ज़्यादा क्वेश्चन का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बना रहा हूँ ताकि आप कहीं भी जाते जाइएगा अपना क्वेश्चन मिलाते जाइएगा कि मेरा इस बार कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। क्योंकि इस बार मेरा वादा है आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, क्योंकि इस बार पेपर बहुत ही ईजी था और एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ये पेपर बहुत ही ईजी है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपका जो है हर क्वेश्चन सही होगा। और इसी को रखते हुए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। पूरे वीडियो को देखिएगा और अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने 25 तक क्वेश्चन लगा दिया था और इसके आगे क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। तो 26वां क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। तो कोई भी वृत्त हो, देखिए 26वां क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी वृत्त हो, इसके ऊपर बाह्य जो है स्पर्शी रेखा केवल दो ही खींचे जा सकते। देखिए इधर से भी आप खींच सकते हैं और देखिए इधर से भी आप खींच सकते हैं, जैसे मन करे वैसे, लेकिन दो ही स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो इस आधार पे हमारा आंसर हो जाएगा, यानी किसी भी वृत्त आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शी रेखा खींची जा सकती हैं, तो केवल दो खींची जा सकती हैं। क्लियर है? इस आधार पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट देखिए बहुत इजी ये सब क्वेश्चन पूछने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी जो है पूछा गया है, यही सब बोनस पॉइंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति, एक देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति, एक ये फिगर दिया हुआ है और फिगर में क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में देखिए ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखिए ए ओ बी और ये पी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन दे दिया है ए ओ बी का मान दे दिया है 130 डिग्री और पूछ रहा हमसे इस एंगल का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए क्लियर है? देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखिए वृत्त पर जो त्रिज्या बनती है, देखिए त्रिज्या जो है ये बन रहा है और स्पर्शी रेखा देखिए एक दूसरे से टच कर रहा है। तो यहाँ पर हमेशा वृत्त के देखिए वृत्त के परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है और इस एंगल का मान दे ही दिया है 130 डिग्री। तो देखिए आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, देखिए ए ओ बी पी, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, पहले से हमको पता है। तो देखिए कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी। अब पी का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए कोण ओ का मान आपको पता है 130 डिग्री। देखिए 90 डिग्री होता ही है, जब भी स्पर्शी रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वृत्त पर हमेशा जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए 90 प्लस 90 और कोण पी का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए 90 90 180, ये टोटल हो जाएगा 310। इस आधार पर देखिए कोण पी बराबर 360, देखिए कोण पी का मान 50 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? देखिए बहुत इजी है, जब भी वृत्त पर स्पर्शी रेखा खींची जाती है तो उसके बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होगा। इस आधार पर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा बच्चे जो है जो जिनका बेसिक अच्छा नहीं होगा ये क्वेश्चन को थोड़ा सा गलती किए होंगे, लेकिन अच्छे बच्चे जरूर इस क्वेश्चन को टिक किए होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इजी तरीके से मैं फटाफट लगाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है नंबर इस बार पता चल जाए एग्जाम आने से पहले। क्लियर है? आगे आइए बहुत ईजी। देखिए इसी टाइप का फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसी देखिए थ्योरम पे पूछा गया है। एक क्वेश्चन हमको ये दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका फिगर कुछ इस प्रकार है। देखिए कुछ फिगर इस प्रकार है और ये दिया हुआ है। देखिए बहुत इजी तरीके से, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट किया। देखिए अब इसका मान दे दिया है 50 डिग्री और हमसे पूछ रहा है, देखिए ये पी हो गया, ये ओ हो गया और ये क्यू और ये टी हो गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ओ पी क्यू, देखिए ओ पी क्यू यानी इस एंगल का मान पूछ रहा है। मैंने अभी बताया था कि जब भी वृत्त हो उस पर एक स्पर्शी रेखा खींचा हो तो उनके बीच में जो बनता है वो कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। और जब 90 को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा 28 का सी नंबर 45 डिग्री। क्लियर है? 90 को जब आप हाफ करेंगे तो ये 45, ये 45, तो ये इसी का एंगल हमसे पूछा है, तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? 29
29 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। देखिए दो वृत्त है और बाहरी से स्पर्श कर रहा है, दो वृत्त है और बाहरी से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं के मान बताइए। देखिए एक तो यहाँ पर उभयनिष्ठ हो रहा है यानी कॉमन दोनों में ऐसी रेखा जो दोनों में है, तो एक रेखा ये हो गया, दूसरी रेखा देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये दो रेखा और ये तीसरी रेखा आप यहाँ देखिए दोनों को स्पर्श करते हुए जा रही। तो इस आधार पर जब बाह्य रूप से दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो कितनी स्पर्शी रेखा खींची जा सकते हैं। देखिए एक हो गया, दो हो गया और ये तीन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीन स्पर्शी रेखाएं खींची जा सकते हैं। क्लियर है। देखिए बहुत इजी से मैं आपको जो है बताइए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इजी, इसी टाइप का क्वेश्चन फिर पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में ये इस तरह का दिया हुआ है। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इस एंगल का मान दिया हुआ है 40 और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ओ ए बी। देखिए ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, यानी हमसे क्वेश्चन इस एंगल का मान पूछ रहा है। तो देखिए जब भी वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है वो जीवा पे बने कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, ऑप्शन में देखिए दिया नहीं है, तो इस आधार पे हम क्या करेंगे, और कहीं भी वृत्त के केंद्र पे चाहे यहाँ कोण बने चाहे यहाँ कोण बने, हर जगह समान होता है। क्लियर है। हमसे इस एंगल का मान पूछा है तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको भी क्या करते हैं, x मान लेते हैं। और आप देख रहे होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए कोण O, कोण B और कोण ए और कोण यहाँ रख दीजिए, कोण ए और कोण बी, टोटल कितना मानेंगे 180। कोण ओ का मान पता है 40 और कोण ए का मान पता नहीं है तो x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। अब बराबर क्या 180। इस आधार पर आपका ये हो जाएगा 2x बराबर 180, इसको उधर भेज दीजिए तो 2x बराबर हो जाएगा 140, ये कटेगा तो x बराबर 70 डिग्री। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का क्वेश्चन नंबर। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा। आगे आइए कि k के किस मान के लिए समीकरण समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9। देखिए ये क्वेश्चन दिया होकर समपाती रेखा को प्रदर्शित करती है। समपाती का मतलब होता है एक रेखा दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर। तो संपाती का मैंने कंडीशन आपको बताया था। संपाती का कंडीशन क्या होगा, देखिए संपाती में होता है a/d बराबर b/e नॉट इक्वल c/f, यही होता है बच्चों। इसमें क्या होता है कि ये कंडीशन है, मैं थोड़ा सा जब इसका बेसिक बताऊंगा उसमें क्लियर कर दूंगा। ये कंडीशन है संपाती के लिए। अब यहाँ पे मान रख दीजिए आप। देखिए a का मान यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रख दीजिए। D का मान देखिए यहाँ पर देखिए A B C D 3 रख दीजिए। B का मान देखिए 2 है और E का मान यहाँ पर K रख दीजिए। नॉट इक्वल C का मान देखिए 3 है और F का मान देखिए 9 है। तो हमें K का मान पूछा है तो हम K को क्या करेंगे, K को मान इसके बराबर देखिए इसके संबंध दिखा देंगे। तो 2/K नॉट इक्वल 3/9, तो ये कट रहा है। देखिए 1/3 से कट रहा है, 1/3 से कटेगा तो देखिए 2/K नॉट इक्वल 1/3। इस आधार पर देखिए K को इधर भेज दीजिए तो K नॉट इक्वल 6। तो ऑप्शन हम देखेंगे इसमें हमारा कौन सा मान आ रहा है। तो देखिए K का मान हमारे यहाँ पॉजिटिव है तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। क्लियर है। K का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका कंडीशन मैं आपको बेसिक जब इसका क्लास लाऊंगा तो उसमें बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। क्योंकि इस पर एक मैंने वीडियो बनाया तो उस वीडियो को देखिएगा, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर उस वीडियो को देखेंगे तो इसका बहुत ही बेसिक तरीके से मैं इसका जो है कॉन्सेप्ट को बताया हूँ। क्लियर है। तो इस आधार पर K का मान कितना आ गया, 6। तो अब आइए बच्चों चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारे यानी 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0, तो इसके हल होंगे। तो देखिए मैंने इसका कंडीशन वीडियो बनाया हुआ है, पहले ही देख लीजिएगा उसको। देखिए जब भी इस तरह का कंडीशन आपको दिया रहे, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो इसके जो हल होते हैं वो अनगिनत होते हैं।
देखिए ये अनगिनत होंगे, डायरेक्ट ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया इससे पिछले वाले वीडियो में। तो इस आधार पर 32 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी जब भी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 एक दूसरे सब तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए उसके तो हल जो होंगे उसके अनगिनत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कह रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, 32 नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो x² + bx + c = 0 यही होता है, यानी सबसे बड़ी जो घात होती है वो 2 होती है। लेकिन अगर किसी भी समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 ना हो, 3 हो, 4 हो तो फिर वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस आधार पर 34 का ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है 16x³ = x² + 3, देखिए इसका होल स्क्वायर आप +7। तो देखिए सबसे बड़ी घात हमारा 3 आ गया, तो ये द्विघाती नहीं है त्रिघाती का समीकरण। लेकिन हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 मूल समान हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन पेपर जो है ना वो अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाला है, तो इस पेपर को बेस मानकर अपनी तैयारी शुरू करेगा और आसानी से वो 95+ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है। नेक्स्ट देखिए 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 तो p का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए कितना इजी तरीके से, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल समान हो। तो मूल समान के लिए मैंने फार्मूला बताया था b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0। इसे कई बार क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में 2-3 पूछता ही है। तो जब भी अगर आपसे कहा कि मूल समान हो तो फार्मूला b² - 4ac। अब ये इसमें b a c कौन है, तो देखिए ये हमेशा जो x² का होता है a होता है, जो भी x के बगल में होता है b होता है और ये c होता है। मान रख दीजिए, देखिए b का मान क्या है, चिन्ह के साथ रखिएगा, तो -p² - 4 × a का मान देखिए 2 है और c का मान p है = 0। तो ये हो जाएगा p² - 8p। हमसे p का मान पूछा है तो 8p को आप उधर भेज दीजिए, तो p² = 8p, p से p कैंसिल। इस आधार पे हमारा आंसर हो गया 8, यानी 35 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर हमारा 8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। क्लियर है, मूल समान हो तो b² - 4ac। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर, यदि समीकरण x² - kx। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 36, क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि x² - kx + 4 = 0, देखिए x² - kx + 4 = 0, तो कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो k का मान बताइए। कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो देखिए जब भी मूल वास्तविक मूल समान हो तो ये फार्मूला लगा, नहीं है तो -b² 4ac। देखिए यानी 0 का मान अधिक होना चाहिए, 0 का मान अधिक होना चाहिए, तो ये मूल वास्तविक नहीं है। देखिए अब इसमें मान रख दीजिए तो k का क्या हो जाएगा, तो -k² - 4 × 1 × 4, देखिए 0। इस आधार पे हो गया k², ये कितना हो जाएगा 16 ≠ g, देखिए इज लेस देन, देखिए ये 0 का मान क्या हो जाएगा, बड़ा होगा इससे, तो k², आप इसको 16 को क्या कीजिए इधर भेज दीजिए, इधर इस आधार पर देखिए k का मान जो होगा +-4 होगा, +-4 होगा। यानी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में -4, देखिए -4 इज ग्रेटर देन k, देखिए इज ग्रेटर देन 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों होगा। जब भी हम अंडर रूट से कोई चीज़ बाहर निकालते हैं तो वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 का। क्लियर है, जब मूल वास्तविक नहीं होते तो ये कंडीशन हम लगाते हैं, जब मूल वास्तविक नहीं होते ये कंडीशन, और जब मूल बराबर होते ये कंडीशन लगाते हैं। इसका वीडियो मैंने बताया है, आप मेरे चैनल पर जाके अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होने वाला है, क्योंकि मैं एक एक बेसिक आपको बताता हूँ, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो सोशल साइंस में हो, चाहे मैथ में, किसी भी सब्जेक्ट में मैं बहुत ही बेसिक से लेकर आता हूं, ताकि मेरा मकसद यही है कि हर वो बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे वो जिसको जो है पढ़ाई बहुत ही बोरियत लगता हो।
क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, इस आधार पे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 36 तक तो पहुंच गए इजी तरीके से। पूरा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाकर करवाऊंगा ताकि आपका टाइमिंग लॉस ना हो, क्योंकि एग्जाम भी है, एग्जाम को भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर कर रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए x - 12 = 0, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण हो तो मूल हो तो अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले ही बता चुका हूँ, देखिए मैंने इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाऊंगा। देखिए सबसे पहले जब भी आपको द्विघात समीकरण दे दे, पहले मूलों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ए क्या है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो वो ए हो जाएगा, एक्स के बगल में जो होता है वो बी होता है और ये सी होता है, तो मान रख दीजिए। देखिए बी का देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो जब भी वो आएगा अपना पूरा लेकर आएगा, तो +3a, देखिए 3√3 हो जाएगा और ए का मान कुछ नहीं तो 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 3√3। मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पे जब आप मान रखेंगे 3√3 -√3, तो 3 में से देखिए 3√3 यहाँ है, यहाँ √3 एगो है, तो 3 में से एगो घटा देंगे कितना बचेगा 2√3। तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 2√3। कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मूलों का योग होता है -b/a, इसी तरह मूलों का जो गुणनफल होता है, मूलों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत इजी तरीके से ये सब क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और आप जो टिक किए होंगे उसी को मिलाइएगा कि मेरा इस बार मार्क्स कितना आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 38 नंबर एपी का क्वेश्चन। देखिए एपी क्वेश्चन जो है इस बार ये चौथा क्वेश्चन एपी का पूछ रहा है। देखिए एपी में कह रहा है कि 3 7 यानी देखिए 11 ... 14वां पद बताइए। 14वां पद यानी n, देखिए 14वां यानी इस पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, यानी हमसे tn का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, tn का मान पूछ रहा है। n का मान दे दिया है 14, a का मान मैंने पहले बताया था किसी भी एपी में पहला पद होता है वो a होता है, और d कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहले को घटा दीजिएगा, फार्मूला रख दीजिए। देखिए tn बराबर होता है a + n - 1 × d। a का मान क्या है 3 है, n का मान देखिए 14 है -1, डी का मान देखिए 4 है। तो इस आधार पर 3 और 14 में से एक जाएगा 13, 13 चौका 52, तो 52 और 3 कितना 55। अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। 38 है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का मैंने कंडीशन बताया था कि सभी पदों में अंतर समान होना चाहिए, सभी पदों में अंतर समान होना चाहिए। जिस पद में अंतर समान नहीं होगा वो एपी में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इस आधार पर देखिए -8 -6 -4 -2, तो इसमें देखेंगे अंतर कितने का हो रहा था। पहले में देखिए दूसरे में से पहले को घटा लीजिए, -6 + 8, देखिए माइनस क्या करेगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह इस पे घटाएंगे तो ये भी 2 आएगा। तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसी में जो है मूल देखिए अंतर जो है 2 का चल रहा है, यानी +2 सबका अंतर चल रहा है। तो एपी में जब जिस भी श्रेणी में अंतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी में आएगा। बाकी 3 गो ऑप्शन है, उसमें से किसी में भी अंतर आप जब भी करेंगे तो उसका समान नहीं आ रहा है। क्लियर है। 39 नंबर देखिए, 39 तो हो गया, 39 तो हो गया, ये 39 था। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी। फिर देखिए ये 5वां क्वेश्चन एपी का है, 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, 5 नंबर का पूछ दिया। अगर आपका बेहतरीन तरीके से बेसिक इसका अच्छा होगा तो आप 5 नंबर एपी से आसानी से ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 16, 11, 6, 1, -4 ... nवां पद बताइए। nवां पद फिर वही क्वेश्चन nवां पद डायरेक्ट फार्मूला रख रहा हूँ, a + n - 1 × d। a का मान कितना रखेंगे 16, n का मान हमसे पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, d का मान देखिए 11 में से 16 जाएगा तो -5 बचेगा, कैलकुलेट कर दीजिए। बहुत अब देखिए माइनस ही प्लस, तो ये क्या हो जाएगा -5 है ना, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस आधार पर ये कितना हो जाएगा 21 - 5 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 21 - 5 ऑप्शन नंबर बी। तो ये 40 का क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है वो माध्य होता है, माध्यिका होती है और बहुलक होता है। क्लियर है। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन में आएगा वो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप
नहीं होगी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो होगा मानक विचलन जो होगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होगी। इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यही हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन, बहुत इजी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 42 में कुछ करने की बात तो है नहीं, हमसे बहुलक पूछा है। बहुलक कह रहा है कि देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14, 15, 13, 16, 14, फिर 15, फिर 17, फिर 13 और ये 15। बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार रिपीटेड है। तो देखिए 1, 2, 3 यानी 15 सबसे ज़्यादा बार रिपीट है, इसलिए आंसर हमारा 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। क्लियर है। 42 क्वेश्चन को देखिए, ये करके हम अपना बोनस पॉइंट कर सकते हैं। अब हमसे नेक्स्ट देखिए 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो मैंने माध्य के लिए बताया था सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो प्राकृतिक बोला था, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और जितना संख्या उतना से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, तो आपका माध्य निकल जाएगा। देखिए 2, 3 हो गया, 3, 3, 6, 4, 10 और 10, 5, 15, 15/5 कट के हमारा आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 44 देखिए कह रहा है कि प्रेक्षण, देखिए 44 देखिए यानी 44 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 8, 12, 7, 14, 6, 13 और 15 का माध्यक बताइए, यानी माध्यिका बताइए। तो माध्यिका का मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, इस सीक्वेंस जो श्रेणी दिया हुआ है इसको या तो आप आरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए। तो हम इसको क्या करते हैं, आरोही क्रम में सजा देते हैं। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा देखिए कौन है, सबसे छोटा 6 है, फिर उसके बाद 7 है, फिर 8 है, फिर 8 के बाद 12 है, फिर 13 है। देखिए बहुत ईजी, फिर 14 है, फिर 15 है। जैसे ही आपको इस श्रेणी में आप सजा देंगे उसके बाद गिनिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी विषम संख्या है। तो विषम के लिए मैंने बताया था n+1/2। अब कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर n का रख दीजिए +1/2 यानी 8/2 कट के आ जाएगा 4वां। अब इसमें 4 नंबर 1, 2, 3, 4 यानी आंसर हमारा हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्लियर है। तो 44 का क्वेश्चन जो है बहुत इजी, ये क्वेश्चन आने ही वाला था, मैंने पहले बताया था अपने बच्चों को। मेरे लिंक पे जोड़िए, अपने चैनल पे जोड़िए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है गाइड करता रहूँगा कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे मार्क्स अच्छे लाए जा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सीधे अब हमसे फार्मूला पूछ दिया तो मैं फार्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। क्लियर है। 45 देखिए बहुलक का फार्मूला होता क्या है, बहुत सारा बच्चा इसको याद नहीं किया होगा। 3 माध्यिका -2 माध्य, ये डायरेक्ट हमसे फार्मूला बोल दिया। देखिए अब मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना, देखिए माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर किसके बराबर होता है, तो वह बहुलक के बराबर होता है। 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 46 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट हमसे सूत्र यानी फार्मूला पूछ दिया है। 46 क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। कह रहा है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब तीनों भुजा बराबर यानी ए भी है ये भी है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। देखिए √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, तो ये हो गया एरिया हो गया समबाहु त्रिभुज का। तो ऑप्शन नंबर इस आधार पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। ये 46 नंबर का है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आप जरूर लगाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो आप ये सब क्वेश्चन को छोड़े नहीं होंगे। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो। क्लियर है। यहाँ देखिए नेक्स्ट जो 47 क्वेश्चन है, कह रहा है वृत्त की परिधि यानी 2πr जो है वो भी 88 के बराबर है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, ये भी 88 के बराबर है। क्लियर है। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि ऑप्शन दिया है, कर रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग के क्षेत्रफल के, या वृत्त का क्षेत्रफल छोटा होगा वर्ग के क्षेत्रफल के, या वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए। तो ये 88 हो जाएगा, ये दोनों नीचे जाएगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 यहीं रहेगा, 2 भी यहाँ रहेगा। ठीक है। 22 दूना 44, 44 दूना
28, देखिए 44 दूना 88, तो त्रिज्या यहाँ हो गया 14। यहाँ पे आप निकालेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, 22 चौक 88। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालिए। जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 22/7 गुने 14, यहाँ से कटेगा 2, ये हो जाएगा 22 दूना, देखिए 22 × 28 गुना कीजिए, 22 अठे 176, अब 22 दूना 44, 44 और 7 51, तब 516 ये होगा। और इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर होता है और 22 का 84 यानी 484 होगा। तो इस आधार पे आप कहेंगे इसका एरिया छोटा हो गया और इसका एरिया बड़ा होगा। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल के। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखिए कि कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, फिर यहाँ पे सीधे डायरेक्ट हमसे फार्मूला पूछा है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, सीधे फार्मूला हमसे क्वेश्चन पूछा है 48 का। घन का किनारा, घन जो होता है देखिए बच्चों ऐसे होता है, एक प्रकार का जो लूडो आप खेलते होंगे, देखिए ये घन है, इसका सभी भुजाएं चाहे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस आधार पर हमसे विकर्ण पूछा है, तो ये घन का विकर्ण जो होता है से केवल फार्मूला ये कई बार पूछता है, √3 गुने भुजा हो जाता है। क्लियर है। तो ये 48 का क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा √3a, ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। आइए चलते हैं 49 की तरफ। 49 डायरेक्ट हमसे फार्मूला पूछा है, तो इसको भी देखिए यहाँ पर कई तो क्वेश्चन आपका जो 4 से 5 क्वेश्चन केवल फार्मूला पूछता है। कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले, कैपिटल आर दे दिया है, यानी त्रिज्या का मान आर दिया है और ऊंचाई भी एच दिया है, और पूछ रहा है शंकु का आयतन बताइए। तो शंकु का आयतन क्या हो जाता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। इस आधार पर ये हो गया फार्मूला, क्योंकि कैपिटल आर दिया है और एक कैपिटल एच दिया है, तो हमको आर और एच कैपिटल ही रखना है। इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन 50 देखिए, और शतक हम लोग लगाने वाले हैं, और उम्मीद करते होंगे कि अभी तक जितना भी आप मिला रहे होंगे आपका सारा क्वेश्चन जो है सही होगा, और सही नहीं होगा तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है आने वाले समय में अपने आप में सुधार कीजिए, ताकि आपका जो है ये सब इजी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर देखिए, और शतक हम लोग लगा रहे हैं। क्लियर है। कह रहा है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी A1 इसको मान ले रहे हैं और ये A2 इसको मान ले रहे हैं, इसका मान दिया हुआ है 4/25 यानी 4/25 दिया, और हमसे भुजा का मान पूछ रहा है, उसकी त्रिज्याओं का पूछ रहा है। तो त्रिज्याओं का जब पूछा गया है तो देखिए त्रिज्याओं का पूछा गया है, तो अगर हम देखें, हम तो एरिया को मान लिए A का स्क्वायर। अब हमसे क्वेश्चन वृत्तों का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होता है, πr1², यहाँ से πr2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब बराबर 4/25 दे दिया। क्लियर। यहाँ से ये कटेगा। अब ये देखिए दोनों स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट नहीं बनाएगा, तो इस आधार पर आपका हो जाएगा 4/25, बाहर आएगा तो 2/5। क्लियर है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 2/5, यानी 50 का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। 64 देखिए नेक्स्ट 51 नंबर देखिए, 64 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो क्या होगा, 32 होगा, फिर 16 होगा, फिर 8 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। क्लियर है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 2 पे पावर कितना 6, तो हमसे घात पूछा है, तो क्या होगा आंसर हमारा 6 हो जाएगा। इतना क्वेश्चन मिलाइए, फिर अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, ताकि आपको जो है अगले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है। इसी तरह मैं छोटा वीडियो लाऊंगा आपके मैथ में कितने मार्क्स आने वाले हैं, इसी तरह साइंस का भी बनाऊंगा, इसी तरह सोशल साइंस का भी बनाऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेहनत लगा के पढ़ते रहिए, और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपका मार्क्स बहुत अच्छा है। तो इसी साथ जय हिंद।